वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जो ज्योग्राफी का क्विज किए थे हम लोग, उसका क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। हम लोग जो क्वेश्चन किए थे सारे के सारे, वो एक टॉपिक है सूर्यातप। क्लियर है? सूर्यातप से सारे सवाल हैं। सूर्यातप क्या होता है पहले उसको समझिए, ध्यान देंगे। सूर्यातप को अंग्रेजी में कहा जाता है इंसोलेशन। ठीक, ध्यान देंगे। ये जो इंसोलेशन है ये कोई वर्ड नहीं है ना, ये मिल के बना हुआ है। किससे? इंसोलेशन जो है मिल के बना हुआ है इन कमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इन सो यहां से इंसोल, ये इंसोल सन। ठीक, इंसोलेशन। क्लियर? मतलब सूर्य की वह किरण जो पृथ्वी पर पड़े, वही क्या है? सूर्यातप है। उसी को हम इंसोलेशन कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सूर्यताप नहीं, सूर्यातप। क्लियर? तो पृथ्वी पर सूर्य के विकिरण के माध्यम से जो ताप हमें मिलता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं। क्लियर है? ध्यान देंगे, सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन की क्रिया के दौरान लगातार हीलियम बनाता रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रोड मतलब क्रोड के अंदर हाइड्रोजन जो होगा वह नाभिकीय संलयन के क्रिया के द्वारा लगातार हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा होता है। इस सूर्य का तापमान लगभग बाहरी तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब देखिए, सूर्य से किरणें चलना शुरू हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 चीज आपको ध्यान रखना है। एक होता है विकिरण, एक होता है संवहन, एक होता है संचालन। तीनों को आपको समझना है। देखिए, विकिरण जो रेडिएशन होता है, बोलता है कि उसको किसी चीज को गर्म करने के लिए अगर यहां से विकिरित कोई विकिरण हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो किसी चीज को गर्म करने के लिए उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, अर्थात निर्वात यानी शून्य में भी वह अपने मतलब कि दूसरे को गर्म कर सकता है। जब ऐसी स्थिति हो तो उसे विकिरण कहते हैं, बिना किसी माध्यम के। सूर्य का प्रकाश आता है, कोई माध्यम थोड़ी ना है, कोई पकड़ा के कोई लेके थोड़ी ना आता है आपके पास। तो जो सूर्य से तापमान आपको मिलता है, कोई लेके नहीं आता है, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक, तो वो क्या है? वो रेडिएशन है, विकिरण है। क्लियर है? लेकिन जब आप जो है मान लो कि आप जो है कढ़ाई गरम करते हो, ठीक, आप नीचे जो है वहां पर आग दे रहे होते हो, लेकिन ऊपर वाला भी आपका जो है पार्ट होता है वो गर्म हो चुका होता है। ठीक, आप आग दे रहे हो नीचे, लेकिन वह टच करते हुए अपने पदार्थों के माध्यम से ही एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे जो है वो क्या किया? ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। तो जब ऊर्जा का ट्रांसफर, या यूं कहें एक तरह से जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो एक जगह से दूसरे जगह तक बिना किसी माध्यम के जा रही हो, तो उसे विकिरण कहते हैं। और जब कोई माध्यम चाहिए होता है तो उसे संवहन कहते हैं। क्लियर है? और बोलता है जब दो असमान ताप की वस्तुएं आपस में टच कर दी जाए, एक गर्म एक ठंडी, ठीक है, तो जो गर्म है वहां से ऊष्मा, जो ऊष्मीय ऊर्जा है
वह ठंडे वाले में तब तक जाती रहेगी जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, तो इसे कहते हैं संचालन। क्लियर है? तो विकिरण जो बिना माध्यम के आ सके, निर्वात में भी चल सके, विकिरण माध्यम चाहिए तो संवहन, संचालन, यानी दो अलग अलग अगर ताप के हैं उनको साथ में रख दिया जाए तो जो धारा का प्रवाह होता है, उष्मा के धारा का प्रवाह होता है, उसे हम संचालन कहते हैं। और सूर्य तब क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सूर्य से आने वाला जो सौर्यिक, देखिए सूर्य से जो विकिरण आएगा उसे सौर्यिक कहेंगे, और जो पृथ्वी से टकरा करके वापस जाएगा उसे हम लोग जो है पार्थिव विकिरण कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि सूर्य जो भी यहां से ताप देता है उसका मतलब जो भी यहां से ऊर्जा विकिरित करता है, ऊष्मा विकिरित करता है, वो उस ऊष्मा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। क्लियर है? 2 अरबवां भाग, यहां का 2 अरबवां भाग। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी के चारों ओर 10,000 किलोमीटर तक, ये मान लो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है ना, यहां तक आपका वायुमंडल होता है। क्लियर? बोलता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी सतह पर, यानी यहां पर सूर्य का जो भी पहुंच जाएगा, सूर्य का जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, जो ताप है, जितना यहां पहुंच जाएगा उसका 51% यानी लगभग आधा यहां तक पृथ्वी तक आ जाता है। क्लियर है? आधा लॉस हो जाता है। कहां लॉस होता है? जो गैसें हैं वो उसको परावर्तित कर देती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। जैसे ओजोन गैस है, अवशोषित कर लेगी। तमाम गैसें हैं जो परावर्तित कर देती हैं। समझ में आ रहा है बात? चले आगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो किरण आती है इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बहुत कम होता है। लघु तरंगे होती हैं, पतली पतली होती हैं, मतलब ज्यादा ऐसे नहीं होगी। तरंग उनका जो होगा ऐसे ऐसे कम दूरी का होगा। क्लियर है? उनका तरंग दैर्घ्य कम होगा, यानी कि उन्हें आप लघु तरंगे कह सकते हो। समझ रहे हैं बात? लेकिन जब ये पृथ्वी से आके टकराती है, टकरा के जब वापस जाती है तो ये तरंगे फिर दीर्घ हो जाती हैं, ऐसे ऐसे, मतलब इनका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ गैसें पाई जाती हैं। कहां पर? यहां देखिए कुछ गैसें पाई जाती हैं जो आप फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारगम्य होगा, क्योंकि इनका ये जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है, तो ये इसको जाने देगा। लेकिन जब यहां से ये वापस टकराएगा तो ये चौड़ा हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा और फिर ये यहां से जो है बाहर नहीं क्रॉस कर पाएगा। तो यही जो इफेक्ट है ना, इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। आप कभी जो है देखिए 4 व्हीलर गाड़ी हो, ठीक है, धूप में अगर खड़ी हो तो बाहर आप अगर हैं उतनी गर्मी नहीं होगी जितना आप उस धूप की खड़ी गाड़ी में जिसका शीशा बंद है उसमें बैठेंगे तो एकदम आग हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि उस शीशे से सूर्य की किरणें अंदर चली गई। ठीक? लेकिन अब जो उनको वापस निकलना है तो परावर्तित होकर के वो दीर्घ तरंग बन जाती हैं और शीशे से पार नहीं आ पाती है, इसलिए वो अंदर ही अंदर गर्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात? आप ये गर्मी में देखिए, जो है कोई छत पे एक घर हो, एक कमरा हो, तो आप देखेंगे कि वो बड़ा हीट हो जाता है। आप धूप में खड़े हो जाए उतना गर्मी नहीं लगेगा जितना जो है उस कमरे में गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार उसमें अंदर पेनिट्रेट करती हुई अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा पहुंच गई, अब वो बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है? तो वही होता है, सूर्य की किरणें अंदर तो आ जा रही हैं लेकिन जब ये बाहर जाना होता है तो ये नहीं जा पाती हैं। और क्यों नहीं जा पाती हैं? क्योंकि इनका जो तरंग है वो दीर्घ हो जाता है। क्लियर है? तो पृथ्वी से जाने वाली जो तरंग है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं और ये दीर्घ होता है, और सूर्य से आने वाली किरणें जो है उन्हें सौर्यिक विकिरण कहते हैं, वो लघु होता है। क्लियर है? समझ आ रहा है? ध्यान देंगे, किसी सतह पर,
ध्यान दीजिएगा, किसी सतह पर जितना आया सौर्यिक विकिरण उसका और जितना परावर्तित हो गया, जितना आया और जितना परावर्तित हो गया, इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो उसे कहते हैं एल्बिडो। क्या कहेंगे? एल्बिडो। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि यहां पर ये जो पृथ्वी है, आप देखिए इसका तापमान अपना तो है ही है, साथ में इसका तापमान वैरी करता है कि कितना ये सोलर रेडिएशन को पा रही है। जहां ज्यादा पाएगी वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां कम पाएगी वहां तापमान कम होगा। समझ पा रहे हैं बात आप? अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात कि ये जो पृथ्वी है, ये देखिए समय समय पर जो है चक्कर लगा रही है, कभी इससे नजदीक है तो कभी इससे दूर है। आप देखिए, यहां देखिए सूर्य जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कब मतलब कि कर्क रेखा पर 21 जून को, फिर उसके बाद वापस यहां पर भूमध्य रेखा पर 21 मार्च। बात समझ में आ रहा है? मार्च और सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां पर? मकर रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर, और मकर रेखा पर जो है 22 दिसंबर को सूर्य चमकता है। क्लियर? अब देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां तक तो लंबवत पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद किरणें क्षैतिज पड़ती हैं, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो इन जगहों पर कम होता है और इन जगहों पर ज्यादा होता है, इसलिए यहां का तापमान ज्यादा होगा और यहां का तापमान कम होगा। अच्छा, अब एक बात देखिए, ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर हैं ज्यादा, ठीक? तो यहां का तापमान तुलनात्मक रूप से उत्तरी गोलार्ध से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां भाई पानी का पूरा महासागर ही सागर है, ठीक है? तो यहां तापमान कुछ कम होता है क्योंकि जल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ पा रहे हैं बात आप? ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां एक और चीज पूछता है कि सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है? क्या यहां होता है? तो नहीं, सबसे ज्यादा तापमान लगभग यहां होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग 20 अंश अक्षांश के आसपास सबसे ज्यादा तापमान होता है। उसके पीछे कई रीजन है। ITCZ का शिफ्टिंग होता है, वो क्या होता है ज्योग्राफी जब हम पढ़ा रहे हैं, आपको आएगा चैप्टर तो बताएंगे। क्लियर है? तो यहां पर बड़ा बेसिक सा चीज है कि सूर्य है, सूर्य से आने वाली जो किरण पृथ्वी पर पहुंचती है उसे सूर्यातप कहते हैं। जो विकिरण आ रहा है उसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब एक बार पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग में जो पहुंचता है उसमें ऊर्जा वो जो है आपका संवहन के माध्यम से पहुंचती है। क्लियर है? मतलब कि पृथ्वी का एक अणु दूसरे अणु को, दूसरा अणु तीसरे अणु को मतलब अपना ट्रांसफर करता रहता है, यानी संवहन में माध्यम की जरूरत होती है, विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आने वाली और जाने वाली का जो अनुपात होगा उसे एल्बिडो कहा जाएगा। और ये देखिए, ये जो वापस जा रही है, ये दीर्घ तरंग हो जाने के कारण ये बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी बढ़ा हुआ रहता है। अगर यही ना रहे तो यहाँ का टेम्परेचर और कम हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो इस पर जो है, जो आपको सवाल कराए गए हैं, जो सवाल क्विज में दिए गए थे, आइए उसको देख लेते हैं फटाफट। क्लियर है? तो क्या क्या सवाल थे, आइए देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है? क्लियर? ध्यान देंगे। पहला बोलता है सूर्य का जो ताप पृथ्वी पर पहुंचता है उसे पार्थिव ऊर्जा कहते हैं। सही है? जो यहां नहीं, देखिए क्या बोलता है,
देखिए बिल्कुल सही, सूर्य का जो ताप पृथ्वी पर पहुंचता है, देखिए ये जो यहां आ रहा है ये सौर्यिक विकिरण तो है, लेकिन ये मिल किसको रहा है? पृथ्वी को मिल रहा है, इसलिए ये पार्थिव ऊर्जा हुई, है ना। पहला लाइन सही। दूसरा लाइन बोलता है पार्थिव ऊर्जा से पृथ्वी का ताप निर्धारित होता है, बिल्कुल सही। ये पृथ्वी का जो ताप है जितना ये पाएगा उसी हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। आगे बोलता है पार्थिव ऊर्जा के कम होने से वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। अगर ये कम आ रहा है तो वायुमंडल यहाँ का ठंडा होगा, ठीक, सही है। तो बोलता है कौन सा सही है? तो तीनों सही है, तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वायुमंडल के तापमान परिवर्तन के लिए निम्न कारक उत्तरदायी है। बोलता है कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो सूर्यातप उत्तरदायी है, बिल्कुल है। अगला बोलता है संचालन, मतलब एक जगह से, मतलब दो अलग तापमान के जो वस्तुएं हैं जब उन्हें जो है ऐसे टच किया जाता है तो जो धारा एक दूसरे से जाती है, मतलब ठंडे गर्म वाले से ठंडे वाले में जाती है, तो उसे जो है संचालन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए ना, अब जो इसका क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है ताप का, वो संचालन के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी आवश्यक है। अगला बोलता है संवहन। संवहन आप समझ रहे हैं, संवहन जिसमें माध्यम के द्वारा ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। और तीसरा है विकिरण, चौथा है विकिरण। विकिरण मतलब बिना माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह जब ऊर्जा पहुंचे तो उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो अब आप समझिए यहां पर बात कि संवहन, विकिरण, संचालन, ये सब ऊष्मीय ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। ये सारे के सारे जो है तापमान परिवर्तन में उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि असत्य कथन का चयन करें। बोलता है सूर्य से वायुमंडल को प्रत्यक्ष ताप बहुत कम मिल पाता है। सही है भाई, यहां से यहां तक 2 अरबवां भाग मिलता है, तो सही है। वायुमंडल के ताप परिवर्तन में सूर्यातप का महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। देखिए सूर्यातप का योगदान तो है, लेकिन उतना नहीं। देखिए पृथ्वी का अपना भी तापमान होता है, नो डाउट इसका है, क्लियर है, लेकिन उतना नहीं है। आगे बोलता है जब धरातल का ताप घटने लगता है तो वायुमंडल का ताप भी घटने लगता है। क्लियर है? बिल्कुल सही। जब इसका ताप घटने लगेगा तो यहाँ का वायुमंडल का भी ताप घटने लगता है। अगला बोलता है पवनों के प्रवाह में तापमान का कोई योगदान नहीं होता है। देखिए तापमान जहां ज्यादा होगा, ये देखिए तापमान है, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां के जो मतलब वायु के कण हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठ जाएंगे तो यहां खाली हो जाएगा, यहां खाली हो जाएगा तो यहां प्रेशर लो हो जाएगा। क्लियर है? और जहां ठंडा होगा, तापमान जहां पर कम होगा, वहां पर ऊपर की चीजें नीचे आके बैठ जाएंगे और यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर हवाएं आएंगी, यानी ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर हमेशा हवाएं चलती हैं, यानी कि तापमान से ही हवाएं चलती हैं। तापमान डिफरेंस ही प्रमुख रीजन है, प्रमुख कारण है हवाओं के चलने का। ठीक है? तो बोलता है पवनों के प्रवाह में तापमान का कोई योगदान नहीं होता है। ये लाइन 100% गलत है, 100% गलत है। ठीक है? तो तीसरा में डी फॉर डॉग करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, वायुमंडल के ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। बिल्कुल सही। नंबर 2, सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौर्यिक विकिरण के रूप में होती है। सौर्यिक विकिरण, और कैसा? लघु होगा। ये लघु होगा और ये वाला दीर्घ होगा। तो पहला लाइन भी सही, दूसरा लाइन भी सही। तीसरा लाइन, पृथ्वी द्वारा होने वाला उसका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। ठीक है?
इसलिए बाहर नहीं जा पाता है। अगला चौथा बोलता है कि तीसरा कथन उपर्युक्त को गर्म रखने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कौन कथन? तीसरा, पृथ्वी द्वारा होने वाला उसका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। देखिए ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है, इसलिए इससे बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए यहां पर तापमान अधिक होता है। तो ये भी लाइन सही है। तो डी फॉर डॉग, सभी उपर्युक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, सूर्यातप के अवशोषण के कारण धरातल गर्म हो जाता है। सही है भाई, ये सूर्यातप का अवशोषण करेगा तो गर्म हो जाएगा। और आगे बोलता है गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। देखिए ना, जो भी गर्म होगी, गर्म होने के कारण वो फैल जाएगी तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो ऊपर जाएगी। तो दोनों सही है। तो पांचवें का सी, ए और बी दोनों सही है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो मैंने बताया कि वही उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, यहाँ उत्तरी अक्षांश में थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर नहीं, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि थोड़ा सा उत्तरी अक्षांश में, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। आगे बोलता है किस तल द्वारा परावर्तित किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा कुल प्राप्त की गई विकिरण के अनुपात को संबंधित तल का, ये देखिए जो आ रहा है और जो जा रहा है, इसका जो अनुपात है इसको क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। तो इसमें बोलता है पहला ऑप्शन पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण तो खाली जो जा रहा है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। सौर्यिक विकिरण जो आ रहा है उसे सौर्यिक विकिरण कहते हैं। और एल्बिडो ही जो है सही उत्तर है, जो इन दोनों का अनुपात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असत्य कथन का चयन करें। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु निरंतर नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम के परमाणु में बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में बदलते रहते हैं। लाइन सही है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला बोलता है वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुंचने वाली कुल सौर्यिक विकिरण का 51% पृथ्वी के धरातल पर प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है। देखिए यहां से चलने वाला तो 2 अरबवां भाग पहुंचता है, लेकिन यहां से चलते हुए यहां जितना पहुंचता है उसका लगभग 51% इसको मिल जाता है। वो लाइन सही है। ठीक है। और अंतिम बोलता है पृथ्वी से वापस जाने वाली ऊष्म सौर्यिक विकिरण कहलाती है। बोलता है कि ये जो वापस जा रही है उसे सौर्यिक विकिरण कहेंगे नहीं, ये जो वापस जा रही है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो डी फॉर डॉग इज द इनकरेक्ट, हेंस इट्स करेक्ट। यानी इसमें पूछा है कि कौन सा असत्य है ना, तो डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोलता है 1 वर्ष के समयावधि में सूर्य से पृथ्वी की दूरी बदलती रहती है। देखिए ना, साल भर में कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी नजदीक है तो कभी दूर है। आगे बोलता है जिस समय सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है उस समय वहां न्यूनतम ताप प्राप्त होता है। जितनी दूर रहेगा उतना कम गर्म होगा। क्लियर? सही है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त कर लेता है। कारण उसके पीछे है कि यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में उतना ज्यादा जो है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागर सब बहुत ज्यादा है ना, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध ज्यादा अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन बोलता है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी वर्ष भर समान रहती है। नहीं, दूरी तो बदलती रहती है। तो यही डी फॉर डॉग रॉन्ग आंसर है, मतलब यही सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है? देखिए ना,
ये भूमध्य रेखा है, इसको एक बार उभर जाते हुए पार करेगा, एक बार इधर आते हुए पार करेगा, तो साल भर में 2 बार पार करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो देखिए ये 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। क्लियर है? तो जितने क्वेश्चन थे जो है वो सारे के सारे करा दिए गए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर लगता है कि आपके लिए मेहनत किया गया है ना, तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लोगों को फॉरवर्ड करें, बताएं कि इस तरह का क्लास चल रहा है, रेगुलर बेसिस पर सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो है अच्छा लगा होगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।